जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये वीडियो होने वाली है दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में, जिसे आप और मैं नॉन फॉर्म पेरोल के नाम से जानते हैं, यानी एनएफपी। अगर तो आप गोल्ड ट्रेडर हैं, फॉरेक्स ट्रेडर हैं या इंडिसेस ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए एनएफपी को जानना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं तो आप चंद सेकंड से लेकर 1 मिनट में गोल्ड में हजारों टिप्स कैच कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी यूएसडी पेयर्स हैं, आप उनमें भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आपको पता है कि एनएफपी क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसको हम कैसे एनालाइज करते हुए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक रिटेल ट्रेडर्स में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स में यही फर्क होता है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है वो सिर्फ नंबर्स को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि फोरकास्ट क्या थी और एक्चुअल क्या न्यूज आई है, और वो रेड, ग्रीन या ब्लैक को देख रहा होता है। कलर से ही वो अंदाजा लगा लेता है और वो अपनी ट्रेड करता है, जिससे उसको नुकसान होता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिटेल ट्रेडर्स भी हैं जो ये देखते हैं कि अगर तो 1 मिनट में हमें बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम बाय करेंगे, बेरिश कैंडल मिलती है तो हम सेल करेंगे। ये बेसिकली टिपिकल गैम्बलिंग माइंडसेट होता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है, स्मार्ट मनी जो है या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एनएफपी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आया कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। वो पूरे डेटा को ट्रैक करते हैं और फिर ही वो एनएफपी को प्रेडिक्ट करने के बाद, उसके कंपोनेंट को एनालाइज करने के बाद एंट्री करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यही सारी चीजें सीखने वाले हैं कि हम एनएफपी को कैसे एनालाइज करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे माइंड में जो आता है वो है, व्हाट इज एनएफपी? एनएफपी क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक फिक्रा यूज किया था कि जो स्मार्ट मनी है वो ये देखते हैं कि मार्केट में एम्प्लॉयमेंट्स हैं या नहीं है। तो बेसिकली ये जो डाटा है यूएस का, उससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में जॉब्स एड्स हो रही हैं या नहीं। अगर हम इसको मजीद सिंपल वर्ड्स में जानूं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में रोजगार बढ़ रहा है या बेरोजगारी बढ़ रही है। ये डाटा टिपिकली लेबर मार्केट से रिलेटेड है कि मार्केट में जॉब्स हैं या नहीं, और इसी एक टूल से हम यूएस लेबर मार्केट की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर मार्केट में जॉब्स होंगी तो लेबर मार्केट स्ट्रेंथ में है, अगर जॉब्स नहीं हैं तो लेबर मार्केट वीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर जॉब्स नहीं होंगी तो यूएस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इसकी एक ट्रेन हम आगे देखते हैं स्लाइड में। अब इसमें याद रखने वाली चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है कि यूएस एक बड़ी इकोनॉमी है। अगर आप फॉरेन में किसी से भी लेन देन करेंगे या कोई चीज इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे तो आप डॉलर्स में डील करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो कि यूएसए है। और इसी बड़ी इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो है एम्प्लॉयमेंट डाटा, यानी एनएफपी। अब ये डाटा जब भी रिलीज होता है तो ये मार्केट को हिला देता है। मार्केट में वोलेटिलिटी आ जाती है, लिक्विडिटी हंट्स होती हैं, फेक मूव्स आती हैं और ब्रोकर अपना स्प्रेड बढ़ा देते हैं। तो एनएफपी पूरे महीने की सबसे बड़ी न्यूज है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है कि एनएफपी बेसिकली क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये कब और किस टाइम रिलीज होती है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये मंथ की सबसे बड़ी न्यूज है, तो ये हर महीने रिलीज होती है फर्स्ट फ्राइडे। तो जैसे ही आपके पास महीना खत्म हुआ, जैसे अप्रैल का महीना खत्म हुआ, तो जब पहला जुमा आएगा तो ये उस दिन रिलीज होगी। अब ये लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। ये बेसिकली लैगिंग इंडिकेटर है। ये प्रीवियस मंथ जो हमारे पास गुजर जाता है, अभी हम मई में हैं,
तो ये अप्रैल का डाटा होता है। अप्रैल में कितनी जॉब्स ऐड हुई, कितनी कट हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो हैं वो कितने बढ़े या कम हुए। बेसिकली हमने एम्प्लॉयमेंट डाटा को देखना होता है प्रीवियस मंथ के, और उसी को देखते हुए ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आप जहन में रख लें कि एनएफपी को अगर आपने प्रेडिक्ट करना है तो प्रीवियस मंथ का जो एम्प्लॉयमेंट का डाटा है उसको आपने गो थ्रू करना है और लिखना है कि पॉजिटिव कितनी बार था, कितनी जॉब्स ऐड हुई या जॉब्स कम हुई, तो उसी के हिसाब से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फ्राइडे को ये रिलीज होगा आफ्टर मंथ, यानी एक नए मंथ का आगाज होगा, तो उसके पहले जुमे हमें ये न्यूज देखने को मिलेगी और ये न्यूयॉर्क ओपन सेशन के स्टार्ट में ही हमें मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसको हम मेजर करेंगे कि प्रीवियस मंथ में हमारे पास कितनी जॉब्स आई या कट हुई। अगर तो जॉब्स आई तो हम एनएफपी को पॉजिटिव समझेंगे, अगर जॉब्स कट होती हैं, जॉब्स कम होती हैं, तो हम एनएफपी को नेगेटिव समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो हम जब सेशन रखेंगे टेलीग्राम पर तो हम ये चीज प्रैक्टिकली भी वहां पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये रिलीज होती है, हाई वोलेटिलिटी आती है, अग्रेसिव लिक्विडिटी हंट्स होती है, यानी कुछ ही सेकंड्स में ये विक की शक्ल में बाय साइड से भी लिक्विडिटी स्वीप करेगी और सेल साइड से भी करेगी। स्वीयर स्प्रेड वाइडनिंग होती है, यानी ब्रोकर जो है वो स्प्रेड को बढ़ा देते हैं, जिससे भी आप लिक्विडेट हो सकते हैं। एंड फ्रीक्वेंट फेक मूव्स आती हैं और बहुत ज्यादा फेक मूव्स चल रही होती है। इस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अब इस इम्पैक्ट को भी देख लेते हैं। एनएफपी रिलीज हुआ, इमीडिएट शॉक वेव्स टू यूएसडी पेयर्स। जितने भी डॉलर्स के पेयर हैं वो इंडिसेस में हैं, वो कमोडिटीज में हैं, वो फॉरेक्स में हैं, उसमें शॉक वेव यानी अग्रेसिवली लिक्विडिटी हंट्स हो रही होती है और वोलेटिलिटी आती है। अगर आप गोल्ड ट्रेडर हैं, 100 ऑफ पिप्स मूव इन गोल्ड सेकंड्स 1 मिनट के दरमियान। अब ये जो इम्पैक्ट है ये सबसे जरूरी है, ये आपके मंथली बायस को भी कंप्लीटली शिफ्ट करने की सलाहियत रखती है। यानी अगर आप बुलिश ट्रेंड में हैं तो ये एक न्यूज आपके ट्रेंड को बेरिश कर सकती है। आप इससे आइडिया लगा लें कि ये इतनी जरूरी एंड इम्पोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे अभी बात की इम्पोर्टेंट न्यूज की, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है? अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों, अगर आपने इस स्लाइड को अच्छे से समझ लिया तो आप फंडामेंटल्स को बहुत हद तक जानना शुरू कर देंगे, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना शुरू कर देंगे। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो हम उसकी फाउंडेशन रखते हैं, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये एक फाउंडेशन है। ठीक है, जितनी अच्छी फाउंडेशन होगी उतनी ही अच्छी बिल्डिंग होगी। तो अगर फाउंडेशन कमजोर होगी तो बिल्डिंग भी कमजोर होगी। इसीलिए आपको ये चीज अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है या इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का बैंक है उसका डुअल मैंडेट होता है। नंबर 1 वो है इन्फ्लेशन, जो कि तमाम बाकी सेंट्रल बैंक्स भी इन्फ्लेशन पर ही फोकस करते हैं। इन्फ्लेशन से मुराद क्या है कि मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी रहे, यानी मार्केट की प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। और मार्केट की प्राइस से मुराद मेरी यहाँ पे है हमारी खुर्दोनोश जो हम डेली यूज करते हैं, पेट्रोल है, ऑयल है, हमारे रोजमर्रा का जो खाना वगैरह है किचन का, उसकी प्राइस स्टेबल रहे, यानी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। ये तमाम बाकी सेंट्रल बैंक्स भी करते हैं, बट यूएस फेडरल रिजर्व जो है उसका डुअल मैंडेट है। वो इन्फ्लेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पर भी फोकस करता है। उसके पीछे रीजन है कि अगर आपकी फाउंडेशन ही अच्छी नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छी नहीं होगी। अब इसको जरा समझ लें, मैं ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है, जब लोगों के पास सिक्योर जॉब्स होंगी, यानी उनको डर नहीं होगा कि आज काम पे हूँ कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, छुट्टी हो जाएगी, तो वो सिक्योर नहीं होते। लेकिन जब उनके पास सिक्योर जॉब होगी और वो पैसा कमा रहे होंगे, कैपिटल फ्लोज टू वर्कर्स, यानी वर्कर जो है वो इनकम की शक्ल में पैसा कमा रहे होंगे और जो कैपिटल है वो फ्लो करेगा उनके पास,
तो क्या होगा। यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो मैं आपको देता हूँ कि आपकी सैलरी है पीकेआर में 5 लाख। तो क्या आपकी जो स्पेंडिंग है, यानी जो आप पर्सनल स्पेंडिंग करते हैं, वो 5,000 के अकॉर्डिंग हो सकती है? वो कभी भी 5,000 के अकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि आप एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप 5 लाख कमा रहे हो, तो आपके अखराजात यानी स्पेंडिंग्स जो हैं वो भी 5 लाख के अकॉर्डिंग होगी। सिंपल सी बात है, आपके पास जॉब है, आप एक अच्छी सैलरी ले रहे हो, तो आप अच्छा स्पेंड भी करोगे। तो ये कंज्यूमर स्पेंडिंग आ जाता है इस चेन का थर्ड पॉइंट जो है, कि ये जो बंदे पैसे कमा रहे हैं इनकम की शक्ल में, वो फिर पैसे मार्केट में लाएंगे, इसलिए अपनी स्पेंडिंग के लिए, अखराजात के लिए, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई घर खरीदेगा, और अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग करवाएगा, अच्छे स्कूल में, यानी वो अच्छा खर्च करेगा, जिससे पैसा मार्केट में आएगा। और जब पैसा मार्केट में आएगा तो बिजनेस जो है वो ग्रो करेंगे, प्रोडक्शन अच्छी होगी, जितनी भी कंपनीज होंगी वो डिमांड को पूरा करने के लिए वो चीजें बनाना शुरू कर देंगी। यानी खरीदार जब होगा किसी भी चीज का, तो वो उसकी प्रोडक्शन खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अब ये खरीदार क्यों है? क्योंकि उनके पास पैसा है, जॉब है। जॉब से देखें कितना असर पड़ रहा है, कि जॉब है, इनकम है, फिर वो उसको खर्च करेंगे, जब वो उसको खर्च करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। बेसिकली पीपीआई एंड सीपीआई यही दो चीजें हैं। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो पे प्रोडक्शन करते हैं। तो बेसिकली जब एक अच्छी प्रोडक्शन होगी तो उसको अच्छा खरीदने वाला भी होगा, कंज्यूमर भी होगा। तो जब ये दोनों चीजें अच्छी होंगी तो फिर पीपीआई एंड सीपीआई मिलकर इन्फ्लेशन पर असर डालेंगे। अगर पीपीआई एंड सीपीआई अच्छा हुआ तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगी। अब जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो प्राइस जो है वो हाइट एंड हो जाएगी। लोगों के पास पैसा है, वो पावर है चीज खरीदने की, तो वो खरीद लेंगे, जो कि ओवरऑल जीडीपी को अच्छा बनाएंगे, ग्रोथ करेंगे। सिंपल सी बात है, ये सारी चीजों के पीछे एक ही एलिमेंट है, और वो है एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो आपके पास पैसा है, आप खर्च करोगे, आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन अच्छी होगी, इन्फ्लेशन राइज करेगा, जो कि जीडीपी को भी अच्छा बनाएगा। तो दोस्तों, ये जो चीज है इसको जरा आप गो थ्रू कीजिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसको सुनिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि एक सिंगल एलिमेंट से या एक सिंगल बंदे की जॉब से हमारी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ता है। आप देख लें, पाकिस्तान में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पे आज एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए तो आपके कंट्री के हालात बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ये समझ आई कि ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इकोनॉमी की फाउंडेशन का काम करती है। तो अब ये नोट भी पढ़ लेते हैं। द फेडरल रिजर्व मॉनिटर्स दिस एग्जैक्ट चेंज बिकॉज एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स एज द फाउंडेशनल कैटलिस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एंड जीडीपी स्टेबिलिटी। वही बात है जो हमने अभी की है, कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो फाउंडेशनल कैटलिस्ट है इन्फ्लेशन एंड जीडीपी के स्टेबल होने का। इट इज द लीडिंग एज ऑफ द इकोनॉमिक इंजन। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंजन हमने पढ़ा है, ये उसके लिए लीडिंग एज है। ये अच्छा तो सारी चीजें अच्छी। आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है, फेडरल किस चीज पर फोकस कर रहा है? जैसा कि हमने बात की डुअल मैंडेट की, तो फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन पर भी फोकस करता है और एम्प्लॉयमेंट पर भी। तो हमने ये जानना है कि इस वक्त फेड ने किस चीज पर फोकस किया हुआ है। अगर तो उसका फोकस इन्फ्लेशन पर है तो क्या होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट पर है तो क्या होगा। सबसे पहले समझ लें कि अगर इन्फ्लेशन पर होगा तो क्यों होगा। अगर इन्फ्लेशन 3% से ज्यादा होगी तब उसका फोकस इन्फ्लेशन पर होगा। वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को हाई करेगा, वो हॉकिश होगा। और जब वो हॉकिश होगा और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएंगे। इस सिनेरियो में डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा, जबकि दूसरे पेयर जो है वो वीक होंगे। अगर इसकी आपने एक मिसाल देखनी है, इन्फ्लेशन रेट जो था वो था तकरीबन 8 से 9%। तो उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई किए गए थे। तो फिर आहिस्ता 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 अब इन्फ्लेशन जो है 3 पॉइंट समथिंग पर है। तो 3 पॉइंट इज अ गुड नंबर फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, आए इसको पढ़ भी लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर फेड
इन्फ्लेशन से बैटलिंग कर रहा है, सीपीआई एंड पीसी से कोर पीसी जो हमारे पास डाटा आता है, और वो इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर रहा है, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो एनएफपी एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट डालता है हाई वोलेटिलिटी के साथ, लिक्विडिटी हैंड के साथ, वो डैम्पेंड हो जाएगी, यानी उसका असर कम हो जाएगा। वैसे मूव नहीं आएगी अगर फेड का फोकस इन्फ्लेशन पर है। मूव करेगी बट उतना नहीं करेगी जितनी हाई वोलेटिलिटी हम देखते हैं। और इसके साथ बाकी जो प्राइस डाटा है ये सारी चीजें सेकेंडरी में आ जाएंगी। तो हमें ये पता चला कि अगर फेडरल रिजर्व फोकस करेगा इन्फ्लेशन पर तो एनएफपी इतना अच्छा मूव नहीं देंगे। ऑन दी अदर हैंड, जब एम्प्लॉयमेंट पर उसका फोकस आ जाएगा, मार्केट में बुरी हालत होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, हालात खराब हो चुके होंगे, तो फिर फेड कहेगा कि यार अभी हमें एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करना है, क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जाना है। इसमें कि मनी फ्लो रुक जाए, मार्केट में पैसा ना आए, जब उनका फोकस इन्फ्लेशन पर होगा, और जब मार्केट में काफी हालात बुरे हो जाएंगे, जॉब्स नहीं होंगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, क्लेम्स बढ़ते जाएंगे, तो वो फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी सोचेगा। तो उसको बैलेंस करके चलना होता है। जब इन्फ्लेशन स्टेबल हो जाए यानी अंडर 3% आ जाए, तब फेड जो है वो फोकस करेगा लेबर मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेट जो है वो हाई होंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और सीपीआई एंड कोर पीसी नंबर जो है, जो हमने देखा 3%, वो अचीव हो चुका होगा, तब वो अपना फोकस शिफ्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट पर, लेबर मार्केट पर। इससे जो रिजल्ट होगा वो हमें एक अच्छी मूव देगा। एनएफपी डेटा जनरेट्स एक्सप्लोसिव, अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। अनमिटिगेटेड मार्केट मूव्स देखने को मिल सकती हैं लिक्विडिटी वाइड्स की शक्ल में। ठीक है, आई होप आपको डुअल मैंडेट अच्छे से समझ आ गया है कि फेड का इंटेंट क्या है, हमें इस पर भी फोकस करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स नेवर ट्रेड द नंबर इन आइसोलेशन, यानी वही जो हमने बात की कि वो नंबर को ट्रेड नहीं करते। दे ट्रेड द नंबर थ्रू द लेंस ऑफ करंट फेड प्रायोरिटी, इस टाइम पे फेड ने किस पर अपनी प्रायोरिटी रखी हुई है वो हमने देखनी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, जो एनएफपी डाटा है उसमें हमने 4 डाटा को देखना होता है, यानी प्रीवियस मंथ के 4 डाटा पर हमने फोकस करना। नंबर 1 जो है वो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यानी प्रोडक्शन कितनी अच्छी हो रही है या नहीं। अगर ये डाटा अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब है कॉर्पोरेट एक्सपेंशन, जो बिजनेस है वो बढ़ रहे हैं। और ये डाटा इकट्ठा किया जाता है 400 परचेजिंग मैनेजर से। इसके बाद हमने देखना होता है एडीपी एम्प्लॉयमेंट डाटा। एडीपी भी एनएफपी की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जॉब्स चल रही होती हैं उसको चेक करने के लिए होता है, और ये भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है। थर्ड हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है जॉबलेस क्लेम्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो बेसिकली हमने पूरे महीने में वीकली हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का डाटा आता है, वो भी चेक करना है कि वहां पर मार्केट में क्या सिचुएशन है, जॉब्स ऐड हो रही हैं या कट हो रही हैं। और इसके साथ साथ हमने जॉबलेस क्लेम्स को भी देखना। तो हमने देखा ऐसा मैन्युफैक्चरिंग गुड, एडीपी गुड, जॉबलेस क्लेम्स कम, यानी अच्छा डाटा। तो हम ये तीनों डाटा को देखने के बाद फिर हम देखेंगे पर्सनल स्पेंडिंग्स। तो हमारे पास 4 पॉइंट है पर्सनल स्पेंडिंग, इसको भी हमने देखना है। ये पर्सनल स्पेंडिंग के नाम से भी डाटा रिलीज होता है, और हाउसिंग वगैरह भी उसके नाम से भी रिलीज होता है। इससे हमें पता चलता है कि कंज्यूमर की कितनी डिमांड्स है और उनकी इनकम जो है वो स्टेबल है। तो दोस्तों, अगर आपने एनएफपी को ट्रेड करना है तो ये 4 डाटा जो रिलीज होते हैं, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज, एडीपी, जॉबलेस क्लेम्स या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और फिर पर्सनल स्पेंडिंग, इन चारों को भी आपने देखना है। अगर ये चारों अच्छे तो एनएफपी भी अच्छा होगा। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एनएफपी जो है ये रेयरली अ टोटल सरप्राइज टू इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिदम। जो हमारे पास एल्गोरिदम चल रहा होता है ये बहुत कम हुआ है। ये सिर्फ एनएफपी ने ही एल्गोरिदम को चेंज कर दिया या उस पर इम्पैक्ट डाला, बल्कि ये ट्रेलिंग आउटपुट है फॉर दीज लीडिंग कंपोनेंट्स। तो ये लीड करते हैं एनएफपी को, हमने इसको अपने एनालिसिस में जरूर शामिल करना है अगर हम एनएफपी को एक्सपेक्ट या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, जो हमने 4 कंपोनेंट्स देखे थे या 4 न्यूज देखी थी, अब हम उसको देखते हैं कि इसकी कोर मेजरमेंट कैसे होती है,
डॉलर पर किस तरह ये असर करते हैं और इसका सिग्नल जो है बेरिश कैसे होगा और बुलिश कैसे होगा। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात की जाए तो ये हायरिंग होती है, इसमें नए ऑर्डर्स होते हैं, प्रोडक्शन होती है, तो इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक अलग सा वीडियो बना दूंगा ताकि हमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं हमें उसका भी पता हो। तो इसमें प्राइवेटली जॉब्स हायरिंग होती है, फिर ऑर्डर्स को चेक किया जाता है और फिर प्रोडक्शन क्वालिटी को भी देखा जाता है और ये 400 मैनेजर से इकट्ठा किया जाता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो तो फिर हमें एक्सपेंशन देखने को मिलती है हायरिंग में एंड ऑर्डर्स में। अगर ये कम हो तो हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी, मार्केट स्लो डाउन होगी। अगर ये अच्छा तो मार्केट अच्छी। इसी तरह एडीपी जो है ये प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ को चेक किया जाता है, यानी जॉब ग्रोथ को। इसी तरह एडीपी जो है ये प्राइवेट सेक्टर जॉब ग्रोथ को चेक किया जाता है। अगर एडीपी हाई होगा तो ये स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एनएफपी का सिग्नल होगा। अगर ये वीक होगा तो प्राइवेट सेक्टर हायरिंग में वीकनेस होगी, जो कि अगेन एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। जॉबलेस क्लेम्स, सिटीजन्स क्लेमिंग्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अगर तो आप यूरोप में या यूएस कंट्री में रहते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं अगर उनके पास जॉब्स नहीं हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस को। तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू जो है वो उनको मंथली अखराजात के लिए, उनकी मंथली स्पेंडिंग के लिए वो उनको पैसा देती है, जिससे वो अपना गुजर बसर करते हैं। इसी तरह अगर ये क्लेम्स कम होंगे तो मार्केट में जॉब्स हैं, लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हाई क्लेम्स होंगे तो इकोनॉमी अंडर प्रेशर, इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं होगी, लेबर मार्केट जो है वो वीक होगी। फिर आता है पर्सनल स्पेंडिंग, जिसमें कंज्यूमर कैश डेवलपमेंट है। ठीक है, चेक किया जाता है कि लोगों के पास पैसे हैं या नहीं। अगर तो लोग हाई स्पेंडिंग कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे फोन्स रख रहे हैं, ब्रांड्स में चीजें खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकम उनकी स्टेबल है। अगर नहीं तो वो स्लो डाउन है। सिंपल से है, इसको प्लीज आप गो थ्रू कीजिएगा, चेक कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगर आपने एनएफपी को ट्रेड करना है तो आप इस स्लाइड को इग्नोर नहीं कर सकते। ये है इंस्टीट्यूशनल डाइवर्शंस। तो दोस्तों ये जो हेडलाइन एनएफपी के नंबर आते हैं, ग्रीन है, ब्लैक है या रेड है, ये बेसिकली रॉ जॉब काउंट है। दिस इज ऑल रिटेल ट्रेडर्स लुक एट, कि ये रिटेल ट्रेडर जो है वो सिर्फ इस चीज को देख रहे होते हैं, वो इसको नहीं देखते और वो कंफ्यूज रहते हैं व्हेन द मार्केट मूव्स ऑपोजिट टू द हेडलाइन। फॉर एग्जांपल आपके पास एनएफपी का डाटा लास्ट फ्राइडे जो हमारे पास आया है वो ग्रीन आया था। डॉलर को ऊपर जाना चाहिए था, गोल्ड को नीचे आना चाहिए था, बट ऑपोजिट हुआ कि गोल्ड जो है वो बाय चला गया जबकि डॉलर जो है वो वीक हो गया। तो जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो रिटेल ट्रेडर्स घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो इसको इग्नोर कर रहे होते हैं जो कि है एवरेज आवरली अर्निंग्स। तो दोस्तों आप अगेन किसी यूरोप कंट्री में रहते हैं तो आपको पता होगा वहां पे जो वेज दी जाती है, जो आपके साथ जो डिसाइड की जाती है वो ये होती है कि आप वीकली इतने आवर्स काम करेंगे। तो आपकी जो वेज मंथली इनकम डिसाइड होती है वो आवरली के हिसाब से होता है कि आपको एक घंटे का इतना मिलेगा। तो अगर वो कमजोर आ गई जैसा कि हमें लास्ट फ्राइडे में देखने को मिला कि एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो वीक थी। दूसरा एनएफपी का जो डाटा था वो प्रीवियस से भी अच्छा नहीं था, फोरकास्ट से अच्छा था बट प्रीवियस से अच्छा नहीं था। तो हमने प्रीवियस को भी साथ एनालिसिस में शामिल करना है। या तो हमने बेस्ट न्यूज ट्रेड करनी है या वर्स्ट न्यूज ट्रेड करनी है, नॉर्मल हमने नहीं करनी। बेस्ट सिनेरियो ये है कि न्यूज फोरकास्ट से भी अच्छी हो और प्रीवियस से भी अच्छी हो। दिस इज आवर बेस्ट सिनेरियो। वर्स्ट सिनेरियो ये है कि फोरकास्ट से भी बुरी हो और प्रीवियस से भी बुरी हो। ये हमारे पास एक वर्स्ट न्यूज है, तो हमने ये करना है। तो जो लास्ट एनएफपी रिलीज हुई वो प्रीवियस से बुरी थी और फोरकास्ट से अच्छी थी, तो मीन वो नेगेटिव इंपैक्ट ही डालती है, नंबर वन। नंबर टू, एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो भी नेगेटिव थी, वो भी मिस हुई, जिससे चलते हुए डॉलर जो है वो वीक हुआ और गोल्ड जो है वो अप गया। दी मैट्रिक स्मार्ट मनी वॉचेस यानी एवरेज आवरली अर्निंग को स्मार्ट मनी भी देखती है बिकॉज
द वास्ट मेजोरिटी ऑफ यूएस पे आउट्स आर आवरली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवरली जो है उनकी वेजेस या सैलरी डिसाइड करते हैं, जो कि अर्निंग पावर डिक्टेट्स फ्यूचर इन्फ्लेशन, जिससे हमें यह पता चलता है कि इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी या स्टेबल होगी। तो बेसिकली एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो हमें बताती है कि मार्केट में ये जो जॉब्स कवर हुई हैं या ऐड हुई हैं या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं, उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। अगर तो उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आप आवरली 10 रुपए कमा रहे हैं जबकि किसी और जगह पे वही आवरली अर्निंग है 50 रुपए, तो 50 रुपए वाला बंदा जो है वो स्ट्रांग हुआ ना आपसे। आपके पास 10 रुपए के हिसाब से है, आप 10 रुपए के हिसाब से लेबर कर रहे हैं, जबकि वही चीज दूसरी जगह पे 50 रुपए के हिसाब से है, तो फिर पावर किसकी हुई। तो एनएफपी के नंबर को हमने मेजर करना है एवरेज आवरली अर्निंग के साथ, इसका भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर ये 5 रुपए हुआ तो ये सारे नंबर जो है वो स्ट्रेंथ नहीं रखते। आई होप आपको एवरेज आवरली अर्निंग की भी समझ आ गया। तो ये जो डाइवर्जन है ये ट्रैप होता है। इफ एनएफपी इज स्ट्रॉन्ग, मैनी जॉब्स एडेड बट एवरेज आवरली अर्निंग्स आर वीक, पे इज श्रिंकिंग। यानी जैसे मैंने आपको 10 रुपए और 50 की मिसाल दी है कि अगर उनको पे ही कम किया जा रहा है तो वो वीक हुआ ना बेसिकली डाटा। The market will likely prioritize the weak earning data। तो जब अर्निंग का डाटा ही वीक होगा तो ये जो डाटा है ये क्रशिंग द यूएसडी, यानी उसको क्रश कर देगा, वीक कर देगा डिस्पाइट गुड हेडलाइंस एनएफपी। बजाय इसके कि एनएफपी का डाटा अच्छा है तो डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो। सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ आ गई। अगर एवरेज आवरली अर्निंग कम पे हो रही है तो एनएफपी का डाटा अकेला कुछ नहीं कर सकेगा। आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि जो इनकम है वो किस तरह इन्फ्लेशन पर असरअंदाज करती है या उसके लूप में रहती है। सबसे पहले अगर आवरली अर्निंग इंक्रीज रैपिडली, अगर वो बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, लोगों को आवरली अच्छा पैसा दिया जा रहा है, तो वो एक्सेस कैपिटल में शामिल हो जाएगा। यानी ये जो चीज होगी आवरली अर्निंग बढ़ने की वजह से वो हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी सीपीआई को भी अच्छा कर देगी, वो भी ज्यादा हो जाएगी। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास पैसा है तो आप उसको खर्च भी करेंगे, तो ये जो चीज है ये सीपीआई पर असरअंदाज होगी, वो बढ़ जाएगी और स्टिकी इन्फ्लेशन हो जाएगी। जब ये चीज बढ़ जाएगी तो फेडरल रिजर्व जो है वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो रेट बढ़ाना शुरू कर देगा, जिससे डॉलर अगेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इन्फ्लेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। सिंपल ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है आपको, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। यानी आप अच्छा कमाएंगे, अच्छा खर्च करेंगे, जिससे सीपीआई बढ़ जाएगा, और जब इन्फ्लेशन अपने टारगेटेड रेट से ऊपर चली जाएगी जो कि 3% है, तो फिर फेड जो है वो इसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर देगा। विच इन्फ्लेशन इज द अल्टीमेट ट्रिगर, एवरेज आवरली अर्निंग कॉन्स्टेंटली ओवरशैडो रॉ एम्प्लॉयमेंट नंबर्स। यानी जो हमारे पास एनएफपी का डाटा है वो इसको ओवरशैडो कर सकता है अगर इन्फ्लेशन जो है वो ट्रिगर हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये एडवांस सिस्टम वेरिएबल, इसको जरा समझ लीजिएगा। पहले हम दी रिवीजन ट्रैप को समझते हैं। हमारे पास जो करंट एनएफपी का डाटा रिलीज होता है, आप फर्ज करें ये 320 के यानी 3,20,000 जॉब्स ऐड होती हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो बिगनर है वो इग्नोर कर देते हैं रिवीजन को। अब रिवीजन क्या है कि जब डाटा रिलीज हुआ तो उन्होंने ये दिखाया कि 3,20,000 नौकरियां ऐड हुई हैं, बट कुछ देर बाद यानी कुछ दिनों बाद वो कहते हैं कि नहीं, ये 3,20,000 नौकरियां एक्चुअल नहीं थी, ये गलती से हो गया। तो वो इसको रिवाइज करके 90,000 पर कर देते हैं। ठीक है, अब ये रिवीजन आपको एक दिन में, वीक में, या हो सकता है जब नेक्स्ट डाटा रिलीज होगा तब देखने को मिले। तो आपने रिवीजन को भी देखना है। तो इसमें उन्होंने कितनी नौकरियां नेगेटिव की? 2,30,000। तो एक्चुअल नौकरियां कितनी थी? 90,000। तो ये उन्होंने एक तरह का ट्रैप किया। किनको? बिगनर को, रिटेल ट्रेडर्स को। वो सिर्फ करंट एनएफपी को ही देखते हैं कि करंट एनएफपी हमारे पास ये नंबर आया, तो वो फिर मार्केट को बुलिश ही समझ रहे होते हैं। किसको? डॉलर को। तो वो फिर उसको बाय कर लेते हैं। बट जब प्रीवियस मंथ का डाटा क्वाइटली रिवाइज्ड हो जाता है डाउनवर्ड की तरफ, तो फिर डॉलर जो है वो वीक हो सकता है,
मार्केट मिक्स रिएक्शन दे सकती है और टोपीनेस हमें दिखा सकती है। तो हमने रिवीजन को भी अपने एनालिसिस में शामिल करना है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं प्राइस इन एक्सपेक्टेशंस। इसको आप जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी स्ट्रॉन्ग एनएफपी, यानी हमारे पास इनिशियल एक्सपेक्टेशंस जो था वो 200K था, ठीक है, जबकि इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो थी वो 400K की थी। यानी जो स्मार्ट मनी है या बाकी लेबर मार्केट है उसमें जो डाटा आने की एक्सपेक्टेशन थी वो 4 लाख थी, जबकि इनिशियल हमारे पास 2 लाख था। जब इस तरह का सिनेरियो हो कि मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग एनएफपी देखने और सुनने को मिले, तो मार्केट अगर सिर्फ स्लाइटली स्ट्रॉन्ग आती है, यानी ये 2 लाख एक्सपेक्ट की जा रही थी या फोरकास्ट थी और आ जाती है 2,50,000, फिर भी ये न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं डालेगी। 3 लाख आ जाती है फिर भी नहीं डालेगी, क्योंकि अल्टीमेट जो नंबर था वो कितना था, 4 लाख का। तो हमने इससे ऊपर देखना है, ना कि सिर्फ फोरकास्ट को। जैसे अभी फोरकास्ट थी 60 समथिंग, आई है 100 समथिंग, बट ये प्रीवियस से अच्छी नहीं थी, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट भी नहीं हमें देखने को मिला। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। द मार्केट प्राइसेस इन द फ्यूचर, जो मार्केट की प्राइस है वो फ्यूचर में ट्रेड होती है। इफ इंस्टीट्यूशनल एक्सपेक्टेशंस डिमांड अ मैसिवली स्ट्रॉन्ग एनएफपी, अगर वो डिमांड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एनएफपी का, एंड द डेटा अराइव्स ओनली स्लाइटली स्ट्रॉन्ग, और डाटा जो है वो सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आए, द मार्केट ट्रेड्स इट एज अ फेलियर, तो मार्केट इसको फेलियर के तौर पे लेता है, इसको अच्छी न्यूज नहीं लेता बल्कि इसको मिस न्यूज लेता है। जनरेटिंग अ बेरिश रिएक्शन टू फंडामेंटली गुड न्यूज, तो ये इम्पैक्ट फंडामेंटली गुड न्यूज पर जो है वो वीकनेस दिखाता है और डॉलर उस पर वीक होगा। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम कंपेयर करने वाले हैं एनएफपी जॉब्स एंड आवरली अर्निंग को। अगर तो एनएफपी का डाटा अच्छा हुआ, आवरली अर्निंग का डाटा अच्छा हुआ, डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा, गोल्ड जो है वो नीचे आएगा। अगर जॉब्स वीक आती हैं, आवरली अर्निंग वीक आती है, डॉलर नीचे आएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। एनएफपी का डाटा अच्छा आ गया, वीक अर्निंग आ गई, तो डॉलर जो है वो साइडवेज रह सकता है या वीक हो सकता है। जो आवरली अर्निंग है वो ओवरशैडो कर सकती है एनएफपी को, ठीक है, जबकि गोल्ड वो भी साइडवेज या बुलिश हो सकता है। अगर आपके पास एनएफपी स्ट्रॉन्ग आई जबकि आवरली अर्निंग जो है मेजर डाउनवर्ड हुआ, यानी बहुत ही बुरी आ गई, तो हमें टू वे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी हो सकती है। गोल्ड में हमें जो है वाइल्ड विप्सा विप्सा कहते हैं विक को, जो दोनों तरफ लगती है, वो देखने को मिल सकता है। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम न्यूज के टाइम को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर एनएफपी रिलीज होता है तो फेज 1 में हमें ट्रैप देखने को मिलेगा, जो कि 1 से 30 सेकंड में हो सकता है। वो है एन अग्रेसिव इनिशियल स्पाइक। ये स्पाइक दोनों तरफ लग सकती है 30 सेकंड के अंदर अंदर। रिटेल ट्रेडर्स एक्सपीरियंस फोमो एंड ब्लाइंडली जंप इन, तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो फोमो में आके जल्दी से एंटर हो जाएंगे 1 से 30 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। फेज 2 हमारे पास आता है कि जो 1 मिनट से 5 मिनट का टाइम होगा, प्राइस वायलेंटली रिवर्सेस, यानी अगर उसने स्पाइक दी है तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी डाउनवर्ड की तरफ। स्पाइक यानी ऊपर की तरफ मार्केट निकल गई है या नीचे की तरफ भी निकल गई है, तो 1 से 5 मिनट के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है। मार्केट ने पहले स्वीप किया अपसाइड, वो फिर डाउन साइड जो है वो स्वीप कर सकती है। मार्केट मेकर स्वीप लिक्विडिटी जोन्स हंटिंग स्टॉप लॉसेस, यानी 1 से 5 मिनट के दरमियान मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रही होगी मार्केट मेकर जो है। तो हमारे पास फेज 3 आता है द ट्रू मूव। 5 मिनट के बाद हमें एक ट्रू मूव मिल सकती है, यानी डायरेक्शन मिल सकती है जिधर मार्केट ने जाना होता है। वंस लिक्विडिटी इज कलेक्टेड, प्राइस रीअलाइंस विद द प्री इंजीनियर्ड हाई टाइम फ्रेम बायस। देखें आप कोई भी ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, शॉर्ट टर्म है, इंट्राडे है, पोजीशन स्विंग, जो भी कैटेगरी के, इवन आप फंडामेंटल ट्रेडर हैं, तब भी आपको हाई टाइम फ्रेम के बायस पता होने चाहिए। अगर हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन आपको पता है तो आप इजीली किसी भी न्यूज को ट्रेड कर सकते हैं। न्यूज जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है। अल्टीमेट डायरेक्शन इज प्री इंजीनियर्ड बाय इंस्टीट्यूशनल बायस।
तो ये जो हमारा बायस होगा बेसिकली यही हमारी प्री इंजीनियर्ड डायरेक्शन होगी जिसके साथ हमने चलना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो दोस्तों अब हम अपनी चेकलिस्ट भी देख लेते हैं कि अगर हमने एनएफपी को ट्रेड करना है तो हमें कौन सी चीजें देखनी है। सबसे पहले हमने एनालाइज करना है फेड की स्पीचेस को कि उनकी करंट प्रायोरिटी यानी फोकस किस चीज पे है, इन्फ्लेशन पर है या एम्प्लॉयमेंट पर है। फिर हमने सीपीआई का ट्रेंड चेक करना है कि वो स्टिकी यानी बढ़ी हुई है या वो अपने टारगेट पर है 3% के करीब। फिर हमने एडीपी, आईएसएम, मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉबलेस क्लेम्स को देखना है प्रीवियस मंथ के कि वो कैसे हैं। फिर हमने मार्केट की फोरकास्ट एंड कंसेंसस को देखना है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। लास्ट मंथ एनएफपी और बाकी सारा जो डाटा है वो हमने चेक करना है कि कहीं उसमें रिवीजन तो नहीं हुई, जो हमारे पास एक्चुअल डाटा आया था वो कम तो नहीं हो गया। अगर वो कम हो गया है तब भी हम अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। ये तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का डाटा जो था वो चेक करना है। चार्ट पर हमने टेक्निकल एनालिसिस क्या करने हैं कि हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें क्या बता रहा है। फिर हमने डॉलर का इंडेक्स देखना है कि उसका स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है। अगर आप गोल्ड ट्रेडर हैं तो फिर हमने लिक्विडिटी पूल्स को देखना है जो अनमिटिगेटेड है, जहां तक मार्केट जा सकती है। फिर हमने पोटेंशियल मैनिपुलेशन टारगेट फॉर द इनिशियल स्पाइक, जो हमारे पास एनएफपी के टाइम इनिशियल स्पाइक होगी तो हमने वहां पे अपना टारगेट देखना है कि कहां तक मार्केट जा सकती है, कौन सी लिक्विडिटी हंट कर सकती है, हमने ये चीजें देखनी है। तो दोस्तों आई होप आपको चेकलिस्ट का भी अच्छे से आइडिया हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये हमारा रूल ऑफ एंगेजमेंट है। जब हमने ये सारी चीजें चेक कर ली तब हमने एंट्री कैसे लेनी है, तो ये उसके रूल है जो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी कि नंबर को देखा ग्रीन है तो हम एंटर हो गए, तो हमने ये चीज नहीं करनी। नेवर ट्रेड द इमीडिएट नंबर, तो हमने उसमें नहीं करनी। अगर ब्रोकर स्प्रेड बढ़ा देता है तो हम छोटे अकाउंट वाले वो लिक्विडेट हो सकते हैं, तो हमने स्प्रेड को भी देखना है। अगर वो ज्यादा है तब भी हमने एंट्री नहीं लेनी। इस टाइम पे एनएफपी के टाइम पे आपने कभी भी ज्यादा लेवरेज नहीं लेनी। फॉर एग्जांपल अगर आप 0.10 से ट्रेड करते हैं तो आप 0.03 या 0.2 से ट्रेड करें, रिस्क कम करें। अगर आप हाई लेवरेज के साथ एनएफपी को ट्रेड करेंगे तो ये एक सुसाइड की तरह हो सकता है, आपका अकाउंट ब्लो आउट यानी लिक्विडेट हो सकता है। फिर हमने वेट करना है कंफर्मेशन का। द कैंडल इज इमोशनल, स्ट्रक्चर इज लॉजिकल। तो हमने अपना एमएसएस या जो भी आपका मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ट्रेड करनी है। तो ये जो पॉइंट है नो ट्रेड इज अ पोजीशन, यानी अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बस घुसना है, ट्रेड करनी करनी है। कैपिटल प्रिजर्वेशन इज एन एक्टिव स्ट्रेटजी। अगर आप ट्रेड नहीं करते तो आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। अगर ट्रेड नहीं मिल रही तो हमने ये भी नहीं करनी। आई होप आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि एनएफपी है क्या, उसमें कौन सी चीजें हैं, हमें कौन सी चीजें देखनी है और किस तरह उसको ट्रेड करना है। ये लास्ट लाइन है, ये पढ़ लेते हैं। व्हेन यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द इकोनॉमी, लैंग्वेज मतलब स्पीचेस जो हमारे पास आ रही हैं, फेड की प्रायोरिटी आ रही है, ये सारी चीजें जब हम देख लेते हैं तो फिर मार्केट जो है वो हमें रैंडम नहीं लगती। अगर हम लैंग्वेज समझ लेते हैं यानी फंडामेंटल समझ लेते हैं तो ट्रांजिशन योर गोल फ्रॉम गैम्बलिंग ऑन अ कैंडल, यानी कैंडल पर गैम्बलिंग करने से लेकर अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग इंजन तक ले जाते हैं तो यही आपका गोल होना चाहिए। इसको आप ट्रांजिशन करें यानी गैम्बलिंग टू एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर। तो दोस्तों ये थी मेरी एनएफपी पर एक कंप्लीट एंड डिटेल्ड वीडियो जिसमें आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।